Hello, and welcome to all the lovely students watching me out there. My name is Owais Siddiqui, and I'm going to be your chemistry tutor on this particular channel of JK Boswala. So बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज लेके आया हूं, और वो बढ़िया न्यूज क्या है सर? वो बढ़िया न्यूज है कि आने वाले 45 डेज के अंदर बेटा मैं आपका क्लास 10 का इंटायर केमिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट कराने वाला हूं। हम जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक बेटा आपके 4 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। सिर्फ पढ़ना ही नहीं बेटा, बल्कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के द्वारा हम पूरे के पूरे केमिस्ट्री को सीखने वाले हैं। जहां जहां पर रिक्वायर्ड होगा कि आपको एक्टिविटीज के थ्रू कोई कॉन्सेप्ट सिखाना है, बिल्कुल बेटा क्लास में हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस टिल योर कार्बन एंड कंपाउंड्स, ये जर्नी जो है बेटा बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है, बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल द लवली स्टूडेंट्स आउट देयर वाचिंग मी। डिपेंड्स बेटा आप किस टाइम दिन के मुझे देख रहे हैं। तो आप सबको मैं वेलकम करता हूं जेके बोसवाला के इस खूबसूरत से चैनल पे। मेरा नाम है ओवैस सिद्दीकी एंड मैं आपका केमिस्ट्री टीचर रहने वाला हूं बेटा इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए। जी हां बेटा, गन शॉट सीरीज फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस ऑफ क्लास 10th। और इस पर्टिकुलर सीरीज में आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, इट इज definitely going to be chemical reactions and equations. So without wasting much of our time, let's directly get started with the contents of the chapter, my dear people, कि आज के इस particular session में हम किन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। So यहां पे आप देख सकते हैं that these are the contents that we will be discussing in this particular chapter. I hope and I'm sure कि आपने रेगुलर क्लासेस में उसको बहुत खूबसूरती से पढ़ा होगा, पर थोड़ा सा यहां पे हम इस चीज को ब्रश अप करेंगे बेटा। और स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो चलिए बेटा फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। आप सबको पता है कि फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होती है बेटा जिसमें आपका जो मैटर होता है बिफोर एंड आफ्टर द चेंज वो सेम रहता है। दैट मींस इट्स द चेंज that occurs in the matter without changing its chemical composition। तो कोई केमिकल कंपोजिशन यहां पे चेंज नहीं होता है। ऑन द कंट्रारी, अगर आप केमिकल चेंज की बात करेंगे माय डियर पीपल, केमिकल चेंज में क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस जिसकी वजह से कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपने मिलाया, केमिकल रिएक्शन होगी, वहां पे एक नया कंपाउंड बना, वाटर बना। दैट मींस केमिकल कंपोजिशन ऑल्टर हो गया। नंबर सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है बेटा, दैट इज ये जो फिजिकल चेंजेस होती है बेटा, ये यूजुअली रिवर्सिबल चेंजेस होती है। रिवर्सिबल का मतलब होता है आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जब जाते हैं, यू कैन रिवर्ट बैक टू द इनिशियल स्टेट। लेकिन आपका जो केमिकल चेंज होता है बेटा, ये यूजुअली इरिवर्सिबल चेंजेस होती है। दैट मींस वंस द चेंज हैज टेकन प्लेस, मोस्टली क्या होता है कि जो फाइनल स्टेट में हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप प्रोडक्ट्स कहते हैं, वो प्रोडक्ट्स को आप रिवर्ट बैक नहीं कर पाते हैं। मोस्टली ऐसा होता है। कुछ चेंजेस यहां पे इरिवर्सिबल की जगह रिवर्सिबल भी होती है, बट मोस्टली जनरली स्पीकिंग ये जो केमिकल चेंजेस होती है बेटा, ये क्या होती है, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है। नेक्स्ट इज, यहां पे बेटा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है भाई साहब। कि मतलब आपने किसी चीज में अगर फिजिकल चेंज लाई, वो फिजिकल चेंज लाने के बाद बेटा कोई नई चीज बनेगी नहीं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पे आइस को ले लिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आइस। आइस को जब आप हीट करते हो, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो आइस सॉलिड है, लिक्विड, ओबीसी बात वाटर लिक्विड है, लेकिन यहां पे दोनों का कंपोजिशन सेम है, H2O H2O, मतलब कोई भी नई चीज यहां पे बनी नहीं है। लेकिन केमिकल चेंज में बेटा हमेशा क्या होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज यू शुड रिमेंबर, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। यहां पे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है बेटा, सम चेंजेस ऑकर व्हेन हीटिंग और कूलिंग इज डन। आपने क्लास 9th में फेज ट्रांजिशन चेंजेस पढ़ी होंगी, फेज ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस पढ़ी होंगी। फेज ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि स्टेट चेंज, जहां पे आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन करते हैं मैटर का, वहां पे आपको क्या जरूरत पड़ती है बेटा, हीटिंग या कूलिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहां पे सर क्या होता है, यहां पे हमेशा जब भी एक केमिकल चेंज होती है, या तो फाइनली हीट इवॉल्व होगी जिसे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, या तो आपको देखने को मिलेगा कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है जिसे आप एंडोथर्मिक चेंज कहते हैं। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड रिमेंबर फॉर द एग्जाम्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, these changes have no effect on the chemical bonds. That means
फिजिकल चेंज में बेटा देयर इज नो मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, व्हाइल एज इन केमिकल चेंज देयर इज ऑलवेज व्हाट इज इट, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। मतलब यहां पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। सो आई होप ये पहला टॉपिक, ये पहला क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो गया सब बच्चों को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय केमिकल रिएक्शन। चलिए बेटा, अगर केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो सिंपली आप एग्जाम्स के लिए याद रखेंगे कि केमिकल रिएक्शन भाई साहब एक सिंपली प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन होंगे और उसके बाद क्या होगा सर, एक नया सब्सटेंस या सेट ऑफ सब्सटेंसेस बनते हैं। और साथ में याद रखना है बेटा, इन सब्सटेंसेस की एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। दैट मींस द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंसेस बिफोर एंड आफ्टर द चेंज इज कंप्लीटली डिफरेंट। इस केस में आप सिंपल सी एग्जांपल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हाइड्रोजन गैस का कॉम्बिनेशन कराऊंगा बेटा ऑक्सीजन गैस के साथ, आप सब बच्चों ने पढ़ा होगा बेटा व्हाट इज फॉर्म्ड, लिक्विड इज फॉर्म्ड। सर ये हाइड्रोजन गैस है जो फ्यूल है, जो जलता है, ये ऑक्सीजन गैस है जो सपोर्टर ऑफ कंबशन है, और ये लिक्विड है बेटा वाटर जो कि आग को बुझाने के काम आता है। दैट मींस इनकी प्रॉपर्टीज में क्या है बेटा, डिफरेंस है। नेक्स्ट थिंग जो आप याद रखेंगे बेटा, व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन। नाउ एक सिंपल सी बात आप याद रखेंगे, अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता हूं, कोई भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है बेटा, बाय यूजिंग द सिंबल्स, बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंसेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन दैट रिएक्शन, उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या नाम देते हैं बच्चे, केमिकल इक्वेशन। और एक जनरल केमिकल इक्वेशन में दो चीजें होती है, एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सिंपल जनरल रिएक्शन ले लूं यहां पे, जिसमें कोई सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर द रिएक्शन इनटू समथिंग एल्स। तो अगर आप इस रिएक्शन को यहां पे बेटा इसके साथ कंपेयर करेंगे, यहां पे एक एरो है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ सब्सटेंस है, एरो के राइट हैंड साइड में कुछ सब्सटेंसेस है। दिस सब्सटेंस और द सब्सटेंसेस दैट आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, they are known as reactant species, and whereas the substances that are on the right side of this arrow, my dear people, they are known as प्रोडक्ट्स। सो जनरली एक केमिकल रिएक्शन में यही दो चीजें होती है, देयर कुड बी वन और मोर देन वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्पीशीज। और अगर एक या एक से ज्यादा है बेटा, तो आप एक से ज्यादा वालों के बीच क्या यूज करते हैं बेटा, प्लस साइन यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए भाई साहब, नाउ आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है बेटा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स है जो आपको डिस्कस करने हैं बेटा रिगार्डिंग दिस केमिकल रिएक्शन। कैसे पता लगाएंगे आप केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो आपको ये 4-5 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। समझ आ रही है बात बेटा? तो सबसे पहले है बेटा चेंज इन कलर। कई बार ऐसा होगा कि केमिकल रिएक्शन में चेंज इन कलर देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल आप यहां पे याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जिंक के कुछ ग्रैन्यूल्स को डिसॉल्व कर रहे हैं बेटा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, सो दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर, दिस इज ब्लू इन कलर। यहां पे क्या होगा बेटा मेरा, यू ऑल हैव स्टडीड दैट हेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस दिस कॉपर। इसके सॉल्यूशन से जब डिस्प्लेस हो गया तो यहां बनेगा एक नया सॉल्ट का एक्वियस सॉल्यूशन, दैट इज जिंक सल्फेट, और साथ में बेटा कॉपर यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये जो जिंक सल्फेट होता है बेटा, दिस इज कलरलेस। तो यहां आपको क्या देखने को मिला, ट्रांजिशन इन कलर फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस। सो दिस इज वन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स जहां से आप क्या पता लगा सकते हो कि भाई साहब केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। सर चेंज इन टेम्परेचर में क्या होगा, आपने कभी रिएक्शन कराई और रिएक्शन कराने के बाद आपको कभी कभार बीकर गर्म नजर आएगा या कभी कभार ठंडा फील होगा। जहां पे आपको ये चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिले, आप ये चीज अपने आप को बता देना बेटा कि वहां पे एक केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की एग्जाम्पल याद रखेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आप एक एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं HCl एक्वियस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन लेता हूं बेटा, आपको पता होगा सर कि यहां पे बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये सॉल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड, साथ में यहां पे वाटर बनेगा बेटा H2O,
और साथ में बेटा हीट रिलीज होगी। सो याद रखिए बेटा, यहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सो दिस इज वन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स, जहां पता लगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, और वो रिएक्शन कौन सी है, वो ये वाली रिएक्शन है। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट रिएक्शंस हो सकती है, इस केस में आपको ये वाली याद रखनी पड़ेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ गैस। सर कभी कभार रिएक्शंस में गैस भी बनती है। हाँ बेटा बनती है। सर एक एग्जांपल बता दीजिए। भाई साहब आपने पढ़ा होगा मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन, वहां पे वो मेटल डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन गैस को, जो कहां लाई करता है, above hydrogen in the metal reactivity series, yes or no? तो याद करिए बेटा, और इस एग्जांपल को याद करके जाइए। जिंक सॉलिड प्लस HCl, what will it give me? It will give me a salt. What is it? Zinc chloride, ZnCl2, aqueous, right? और साथ में क्या मिलेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे आपने क्या देखा, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। साथ ही साथ याद रखिए हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, इसको पता लगाने का तरीका, आप एक जलती हुई तीली को इसके सामने लाएंगे, इट विल बर्न विद द पॉप साउंड, ऐसे आवाज आएगी। दैट मींस पॉपिंग साउंड से जो गैस जो बर्न होगी बेटा, उसको हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी बेटा। ओके, नाउ चेंज इन स्मेल। आपने रेंसिडिटी ऑफ फूड में पढ़ा होगा बेटा, कि जब भी हम कभी कभार फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड को बाहर रख देते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू टेम्परेचर और मॉइस्चर कंडीशंस, तो बेटा इसमें क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन ऑल्टर हो जाता है। व्हाट हैपेंस, इसका स्मेल चेंज हो जाता है, इसका टेस्ट में चेंज हो जाता है। दैट मींस द चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन स्मेल ऑफ फूड सब्सटेंसेस, दैट इज बेसिकली सिग्निफाइंग व्हाट, a chemical reaction is taking place, right? Next point अब याद रखेंगे बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। सबसे पहले याद रखेंगे प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा पीपीटी, होता है इनसॉल्युबल सॉलिड। क्या होता है बेटा, एक इनसॉल्युबल सॉलिड, राइट, फॉर्म्ड कब, जब आप रिएक्ट करेंगे किनको, व्हेन यू रिएक्ट टू एक्वियस सॉल्यूशंस, सॉल्ट्स के दो एक्वियस सॉल्यूशंस को, और व्हेन यू पास गैस थ्रू ए सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। तो इसका एग्जांपल आपको एसिड बेस्ड सॉल्ट्स में मिल जाएगा। तो यहां पे आपको इस वाले केस में एक एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने सबने एक रिएक्शन पढ़ी होगी भाई साहब, सोडियम सल्फेट, राइट, सोडियम सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन, जब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा किसके साथ बेटा, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो यहां बच्चे मेरे क्या होता है सर, यहां ना पार्टनर एक्सचेंज हो जाता है, इसका कैटाइन उसके एनाइन के साथ, और उसका एनाइन इसके केटाइन के साथ अदला बदली हो जाती है। तो सोडियम भाई साहब कहां जाएगा, क्लोराइड के साथ, बेरियम कहां आएगा बेटा, सल्फेट के साथ। सो वी विल बी गेटिंग NaCl, जो कि वाटर में सॉल्युबल है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग एक्वियस हियर, राइट। और साथ में क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा बेरियम सल्फेट। और बेटा जो ही ये बेरियम सल्फेट बना ना, इंस्टेंटेनियसली आपके सॉल्यूशन में व्हाइट कलर बन जाएगा। दैट मींस कोई व्हाइट सब्सटेंस जो है, जो बाद में सेटल डाउन हो जाता है इस बीकर के कंटेंट्स के साथ नीचे बॉटम में, उसे हम प्रेसिपिटेट का नाम देते हैं। और इस प्रेसिपिटेट को बेटा आप याद रखना, इसको दो तरीके से लिख सकते हो। अगर आपको अपनी रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाना है, तो आप इसको यहां ब्रैकेट में एक डाउनवर्डेड एरो से दिखा सकते हो, या आप लिख सकते हैं सिंपली PPT। तो याद रखिए बेटा, प्रेसिपिटेट को दिखाने का तरीका है क्या, डाउनवर्डेड एरो लगे हां, तो यहां पे भी याद रखिए, यहां मैंने हाइड्रोजन गैस के लिए या तो सिंबल यूज किया G, या तो आप यूज कर सकते हैं एक अपवर्डेड एरो। तो आई एम श्योर कि ये दो चीजें भी आपको याद होगी। इसके साथ पहला चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। भाई साहब डिफरेंस क्या होता है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में। तो बेटा आप सिंपल एक पॉइंट याद रखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो वाली इक्वेशन होती है जहां रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का टोटल मास क्या होता है भाई साहब, बराबर होता है। दैट मींस जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे किसी एलिमेंट के, चाहे वो रिएक्टेंट से हो या प्रोडक्ट साइड से हो भैया, वो बराबर होने चाहिए। और ऐसा क्यों, क्योंकि भाई साहब एक नियम है, कानून है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या कहता है दैट इन अ केमिकल रिएक्शन mass can neither be created nor destroyed, it has to be conserved. That means total mass इस सिस्टम का, इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टोटल मास क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। और ये जो बैलेंस केमिकल रिएक्शंस होती है ना बेटा, याद रखिए ये एक्चुअल ट्रू केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती है। तो सर इसका मतलब अगर कभी रिएक्शन होगी और वो अनबैलेंस होगी, तो हमें उसको क्या करना है,
बैलेंस करना है। और बैलेंसिंग के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे बेटा उसको कहते हैं जुगाड़ू मेथड। जी हां जी हां जी हां, हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन उसको करने से पहले मैं चाहूंगा अब तुरंत गोली की रफ्तार से इन 3 पॉइंट्स को पढ़िए जरा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है भैया? पोजेसेस सेम नंबर ऑफ एटम्स, किसके? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के, इन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। ठीक है बेटा, यहां पे क्या होगा? यहां डिफरेंट नंबर होगा। यहां पे क्या होगा बेटा? इट पोजेसेस सेम मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स। यहां पे क्या होगा? डिफरेंट मासेस होंगे बेटा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, आप सबने एक एग्जाम्पल पढ़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, लेट मी टेक इट हियर ओनली। यहां पे देख लीजिए, यहां पे एक अनबैलेंस इक्वेशन है। नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स अमोनिया गैस, ये वाली इक्वेशन। या कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर यहां पे इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी। तो बेटा आपने क्या देखा पहले वाली एग्जांपल में? रिएक्टेंट साइड से नाइट्रोजन के 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, प्रोडक्ट साइड से हाइड्रोजन के 3, नाइट्रोजन के 1। इसको बैलेंस अगर करना है तो बैलेंस इक्वेशन कैसा बनता है बेटा? इसका ये वाला बनता है। तो अगर आप गिन सकते हैं तो गिन लीजिए। यहां से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के एटम्स बराबर, यहां से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स बराबर। होगा क्या? जब एटम्स बराबर तो एटम्स की वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग मासेस बराबर। जब मासेस बराबर तो भाई साहब रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस होगी। आइए सीखते हैं बेटा बैलेंसिंग कैसे करते हैं। देखिए बेटा, बैलेंसिंग के लिए आपको याद रखना है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल में कोई टेक्निक तो नहीं है सच, बट प्रैक्टिस से ये सही हो जाता है। आपको सिंपली क्या करना है? आपको इतनी रिएक्शंस को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, जो रिएक्शंस फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में पाई जाती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट टिप मैं आपको देके जाऊंगा, जो आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक मिली है भाई साहब, उसमें जो इंटेक्स्ट और पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है उनको आप शिद्दत से लगाइए। उनको शिद्दत से लगाने के बाद जो ही आप उनको प्रैक्टिस करेंगे बेटा, आई गारंटी यू कि उससे बाहर आपका कोई भी एग्जाम में इक्वेशन या रिएक्शन नहीं पूछेगा जो आपको बैलेंस नहीं करना आएगा। दैट मींस जो भी आएगा वहीं से आएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को यहां पे देख लेते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा एक क्वेश्चन है, जब हम आयरन का रिएक्शन कराते हैं स्टीम के साथ। तो ये सब बच्चों ने रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी की किताब में देखी होगी कि व्हेन यू रिएक्ट आयरन, और आयरन का स्टेट कैसा होता है बेटा? यहां पे सॉलिड विथ स्टीम। यू शुड रिमेंबर दिस इज स्टीम। सो मैं यहां पे क्या लिखूंगा बेटा? मैं यहां पे G लिखूंगा। यहां प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा? यहां प्रोडक्ट बनता है Fe3O4, और यहां बेटा इसको लिखेंगे सॉलिड, साथ में यहां पे बन जाती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन गैस। नाउ यू शुड रिमेंबर दिस इज स्टीम। ठीक है, दिस कंपाउंड इज नोन एज फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, वी ऑल्सो कॉल इट एज मैग्नेटिक ऑक्साइड। और इसको लिखने का एक और तरीका, आयरन, फिर आप ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में 2,3 लिखेंगे, और यहां लिखेंगे आप ऑक्साइड। इसमें आयरन, जो इसको लिखने का एक और तरीका बेटा, FeO.Fe2O3। ठीक है बेटा, तो यहां आयरन का चार्ज होता है Fe+2, और यहां आयरन का चार्ज होता है बेटा क्या? Fe+3। इसको आप बोलते हैं फेरस आइन। इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? फेरिक आइन। तो तभी मैंने यहां लिखा फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। नाउ लेट्स बैलेंस इट। बैलेंसिंग में सिंपल सा तरीका भाई साहब। क्या तरीका है सर? सबसे पहले याद रखना, क्या बोला मैंने? सबसे पहले उस कंपाउंड को देखो, चाहे वो रिएक्टेंट साइड से हो या प्रोडक्ट साइड से हो, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। क्या बोला मैंने? उस कंपाउंड को देखो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे? एटम्स होंगे, टोटल एटम्स, चाहे रिएक्टेंट साइड से हो या प्रोडक्ट साइड से। कौन है? ऑब्वियस सी बात है, ये है Fe3O4। तो Fe3O4, अच्छा एक काम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? यहां पे इनके बिल्कुल अगल बगल एक डब्बा खींचेंगे। डब्बा खींचते ही याद आना चाहिए, डब्बा है डब्बा, और सर का टीवी डब्बा, और डब्बे से बाहर कुछ नहीं लिखना भाई साहब। जो यहां आपको लिखना है वो हमेशा सामने सामने लिखना है। कहां लिखना है? सामने सामने लिखना है। तो हम जो सामने नंबर लिखने वाले हैं ना, उसको केमिस्ट्री में कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये सिंपली एक होल नंबर है भाई, जो क्या करेगा? आपकी रिएक्शन को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। ना यहां दिमाग लगाना है। क्या लगाना है बेटा? दिमाग। आई एम श्योर बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटेड होगा दिमाग इस टाइम पे। तो आप जैसा दाऊद सर आपको कहते हैं ना नाबकार गैंग, मुझे नहीं लगता नाबकार गैंग उतनी भी नाबकार है कि यहां पे होल नंबर नहीं निकालना आएगा। तो बेटा एक काम करो, यहां पे बढ़िया सा नंबर तलाश करते हैं। सर कैसे करना है? सबसे पहले उसको देखो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स। सर Fe3O4 में ऑक्सीजन के 4 है, आयरन के 3 है, टोटल मिला के 7 एटम्स। सर फिर क्या करना है? फिर ना आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को पकड़ो जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। सर इसका मतलब ऑक्सीजन को पकड़े? बिल्कुल बेटा। यहां ऑक्सीजन कितना है? 4, और यहां ऑक्सीजन कितना है बेटा? 1। तो आप क्या करो, इस 4 की जगह यहां इस 4, यहां से इस 1 को 4 बनाने के लिए सामने मल्टीप्लाई करो 4 से, बात खत्म। वो डब्बा डुब्बा बनाने की कोई जरूरत नहीं भैया।
एग्जाम में पूछता नहीं राइट डाउन द स्टेप्स, वहां सिंपली पूछेगा राइट डाउन द बैलेंस इक्वेशन, 1 नंबर का मार्क्स होगा, खटाक से लिख के आ जाना, मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहां बेटा यहां 4 है, इसको 4 बनाने के लिए बेटा क्या करना है, यहां सामने 4 लिख देना है। क्यों सामने लिखा, क्योंकि H2O में ऑक्सीजन है तो यहां 4 लिखूंगा। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं किसको बैलेंस कर रहा हूं, ऑक्सीजन को। उसके बाद बिल्कुल हटाना नहीं है, ये 4 किसके सामने लगा, और हाइड्रोजन के सामने, लेकिन हाइड्रोजन के खुद के कितने एटम्स थे, 2, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 4 2 8, दैट मींस ऑक्सीजन अब 2 नहीं रहा, ऑक्सीजन 8 बन गया, सॉरी हाइड्रोजन अब 2 नहीं रहा, हाइड्रोजन कितना बन गया बेटा, 8 बन गया। तो यहां 2 है, इसको 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करो। सर ऑक्सीजन की गुत्थी भी समझ गई, सुलझ गई, यहां पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बचा कौन, बचा आपका आयरन। यहां आयरन 3 है, यहां आयरन 3 है बेटा, सामने लगा दो और आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। ठीक है, तो आई एम श्योर कि ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते। देखिए बेटा KClO3 का जब थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है, इसका जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, हमें मिलता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। अब ऐसी इक्वेशंस को बैलेंस करने का एक और टोटका बता देता हूं। देखो वही चीज, सबसे ज्यादा एटम्स किसके, ऑक्सीजन के, यहां पे 3 यहां पे 2। अब एक साइड से 3 है, दूसरे साइड से 2 है। जब भी आपको ऐसा केस मिले ना, जो 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये 6 बन जाएंगे। तो भाई साहब यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया बेटा, बिल्कुल। सर मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, ये 2 KCl के सामने लगा, यहां पे लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस होगी। समझ आ रहा है भाई साहब, बिल्कुल तगड़ा वाला एकदम कॉन्सेप्ट है ये, याद रखना है। क्या याद रखना है, जिधर सबसे ज्यादा एटम्स उधर से शुरुआत करनी है। चलो बेटा इसको देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 10 मिनट लगाओगे, अरे भाई साहब देख तो ले एक बारी, यहां ऑक्सीजन कितने, 2, या हाइड्रोजन कितने, 2, या मैग्नीशियम कितना, 1। सर ये तो बैलेंस्ड है, सो यहां मैं लिखूंगा LOL, ये तो बैलेंस है भाई साहब, इसको करने की जरूरत नहीं है। चलिए बेटा एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सर याद आ गया, सर याद आ गया, आपने कहा जहां 2 है वहां 3 लगा दो, मैंने कहा ठीक है। सर जहां 3 है वहां 2 लगा दो। सर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, मुझे दिख रहा है, एल्यूमिनियम 4 हो गया। भाई साहब एल्यूमिनियम को 4 लगा दो यहां पे, तो ये रिएक्शन पे बैलेंस होगी बेटा। चलिए आगे चलते हैं। जिंक प्लस फेरस सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस आयरन। सर हाँ बेटा एकदम बैलेंस रिएक्शन है, सो यहां पे भी लिखेंगे LOL। LOL मतलब इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो क्यों करा रहा हूं ऐसा, एग्जाम में कभी ऐसे सवाल दे सकता है, बैलेंस इक्वेशंस, आप बैलेंस करते जाओगे, लेकिन एक चीज दिमाग में रखनी है कि कभी कभार एग्जामिनर विल ट्राई टू प्ले विथ योर माइंड जस्ट टू सी कि आपको ये दिख रहा है कि बैलेंस है। कि आई एम श्योर कि अगर आप ऐसे एग्जाम्पल्स को प्रिपेयर करेंगे बेटा, 100% गारंटीड है आपकी बैलेंसिंग स्ट्रांग हो जाएगी। और एक प्रो टिप लेते जाओ, जिधर इक्वेशन मिली उसको हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करते जाओ। तो बैलेंसिंग अलग से कोई टॉपिक नहीं है, बैलेंसिंग बेटा प्रैक्टिस से आ जाएगी। केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन से लेकर कार्बन कंपाउंड्स तक जितनी भी रिएक्शंस आपको मिलती है उनको बैलेंस करते जाओ, इस पे खुद ब खुद आपका स्ट्रांग होल्ड आ जाएगा। सो आई एम 100% श्योर कि ये पॉइंट आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शंस मोर इंफॉर्मेटिव। देखो बेटा रिएक्शंस को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट स्पीशीज के बगल में कोने में आप क्या करते हो, कुछ चीजें मेंशन करते हो। जैसे अगर सॉलिड था तो सॉलिड लिखोगे, लिक्विड था तो लिक्विड लिखोगे, गैस था तो गैस लिखोगे, प्रेसिपिटेट बना तो प्रेसिपिटेट मेंशन करोगे। या अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर या प्रेशर की कंडीशन मेंशन की गई है वो भी आप मेंशन करोगे। और तो और अगर कोई सॉल्यूशन एक्वियस है तो उसके लिए भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। कैसे, अगर सॉलिड है बेटा तो आप सिंबल यूज करेंगे बेटा एस। क्या यूज करेंगे, एस, कोने में एस लिखेंगे। अगर कंपाउंड का सॉल्यूशन वाटर में है उसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AQ, एक्वियस। एक्वियस मतलब जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है। उसके बाद अगर आपका सब्सटेंस, आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट स्पीशीज बेटा क्या है, लिक्विड स्टेट में है तो इसके लिए आप L लिखेंगे, गैस में है तो G लिखेंगे, और प्रेसिपिटेट अगर होगा भाई साहब तो PPT या डाउनवर्डेड एरो लिखेंगे। और गैस PPT के लिए क्या लिखेंगे, यहां तो डाउनवर्डेड एरो यूज करेंगे, यहां PPT सिंपली लिखेंगे। और अगर बेटा आपका क्या था, गैस था, तो या तो स्मॉल g लिखेंगे या तो अपवर्डेड एरो का यूज करेंगे। साथ ही में अगर कहीं पे आपको टेम्परेचर या प्रेशर मेंशन करना होता है, जैसे यहां पे ये रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन गैस के साथ कराता हूं तो मुझे मिलता है मिथेनॉल। ठीक है,
मिथाइल अल्कोहल आपने पढ़ा होगा बेटा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो कंडीशन है दैट इज 340 एटमॉस्फेयर। तो ये रिएक्शन कंडीशन मैंने एरो के ऊपर मेंशन कर दी। इसी तरह से ये वाली फेमस एग्जांपल है बेटा फोटोसिंथेसिस वाली। तो यहां पे फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल भाई साहब। तो आपने यहां पे इसको मेंशन कर दिया और अपनी रिएक्शन को क्या कर दिया, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया और आपके एग्जामिनर के लिए बिल्कुल ही स्कोप खत्म कर दिया कि वो आपका गलती से भी कोई मार्क्स खा ना जाए। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आप जरूर से फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि यही डिफरेंस है आपके और टॉपर के पेपर के बीच। टॉपर ने और आपने सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, लेकिन आपका मार्क्स हो सकता है जाए। क्यों? आपने ये चीजें मेंशन ना करी होगी, पता तो होगी लेकिन आपने कैजुअली लिया होगा। चलो भाई क्या ही फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है बेटा। 499 को 500 बनाने के लिए, एक परफेक्ट स्कोर बनाने के लिए एक मार्क्स जो है ना बहुत मायने रखता है। और देखो देखने में ये अच्छा नहीं लगता है, ये बहुत अच्छा लग रहा है ना। अगर मैं यहां लिखूं 499 आउट ऑफ 500, यहां लिखूं 500 आउट ऑफ 500, तो बेटा परफेक्ट कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो आई एम श्योर इन छोटी छोटी चीजों को आप बहुत ही ज्यादा अहमियत दोगे। चलिए बेटा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए बेटा, टोटल मिला के हमारे पास यहां पे 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है। इनके सब टाइप्स भी है, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, यहां पे 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलती है और एक सिंगल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देती है। तो अब याद रखेंगे, व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन सो एज टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, ए सिंगल कंपाउंड, सच अ रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। नाउ यहां पे जो मिलन होगा ना भाई साहब इन रिएक्टेंट्स का, वो 3 तरह का हो सकता है। या तो एलिमेंट एलिमेंट से मिलेगा, राइट। एलिमेंट क्या होता है सर, हमको पता है, हमको मत सिखाओ। जो सेम टाइप ऑफ एटम्स का बना हो। तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट में एक एग्जांपल में यहां पे लिखूंगा, हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स व्हाट, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जी हां भाई साहब, ये आपका आ गया एलिमेंट एलिमेंट। बहुत सारी रिएक्शंस है तो आपको ये पैटर्न याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट विद कंपाउंड। तो बेटा यहां पे भी आपको एक एग्जांपल देके जाता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस ले रहे हैं, ये देखो ये कंपाउंड है ना, विच इज मेड ऑफ मोर देन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स का बना हुआ है, उसे कंपाउंड कहेंगे। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन गैस के साथ, तो यहां बनती है बेटा एक और गैस, जी आप क्या कहते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। सर मुझे समझ आ रहा है किसको बैलेंस कैसे करना है, कैसे करना है बेटा। देखो 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 सर यहां पे है 2 + 2 4। सर मैं एक काम करूं, यहां पे 4 है, यहां 3 है। सर एक जगह 4 है, दूसरी जगह 3 है। सर लेकिन ये 4 ऐसे बटा है 2 + 2, राइट। तो सर क्यों ना मैं इनको 6 बना दूं। कैसे 6 बनाओगे बेटा, अगर यहां 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 3 जार कितना हो गया, ऑप्शन 6 हो गया। लेकिन यहां सल्फर भी क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। तो सर ये देखो 2 2 जार 4, 4 + 2 6 हो गया। सल्फर भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, है ना इजी। तो ऐसे अगर आप रिएक्शंस को बैलेंस करोगे ना भैया, आपका रिएक्शन कभी भी अनबैलेंस नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड विद कंपाउंड। तो यहां आप एग्जांपल याद रखेंगे बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, जब आप क्विक लाइम क्या बोलते हैं इसको बेटा, क्विक लाइम, और वी आल्सो कॉल इट एज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर का रिएक्शन कराते हैं, तो ये रिएक्शन होती है विग्रस और होती है एक्सोथर्मिक। यहां बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटा बनते ही हीट भी रिलीज हो जाती है बेटे। यहां याद रखोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बना, इसको हम नाम देते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या देते हैं नाम बेटा, स्लेक्ड लाइम। तो ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि एक्सटेंसिवली आपका सीमेंट इंडस्ट्री में यूज हो जाता है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो आई एम श्योर कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ आ गई होंगी। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नाउ दिस इज अनदर एग्जांपल, अनदर केस, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन इज जस्ट ऑपोजिट और कन्वर्स ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है यहां पे एक सिंगल कंपाउंड जो होगा बेटा वो टूटेगा, स्प्लिट होगा। किसमें स्प्लिट होगा, इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। और याद रखिए बेटा यहां पे तोड़ने का काम हो रहा है। तो तोड़ने का काम मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जब होगी बेटा, तो अब याद रखेंगे दीज आर व्हाट, दे आर एंडोथर्मिक इन नेचर, दे आर व्हाट, एंडोथर्मिक इन नेचर। अब ये एनर्जी आप किस तरह से सप्लाई करेंगे बेटा, हमारे पास एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनर्जी दैट यू आर सप्लाइंग इन दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दे आर categorized into 3 groups. For example, number 1 is thermal decomposition. That means यहां पे आप heat देंगे। Number next is electrolytic decomposition. That means यहां electrical energy use करेंगे बेटा।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो यहां आप एनर्जी ऑफ फोटोन यूज करेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन का मतलब छोटू छोटू सा पैकेट ऑफ सनलाइट जिसकी एनर्जी को आप एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज दिस एच? इट इज ए कांस्टेंट। इसे क्या नाम देते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। व्हाट इज दिस न्यू सिंबल? रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो सनलाइट की जो रेडिएशन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी और ये प्लैंक्स कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन ये आपको एनर्जी देगी। सिंपली आप लिखेंगे यहां पे ब्रैकेट में छोटू छोटू सा सनलाइट। क्या लिखेंगे बेटा? सनलाइट लिख देंगे। तो ये तीन तरह की रिएक्शंस का एक एक एग्जांपल या दो दो एग्जांपल्स हम करने वाले हैं। सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहां पे क्या होगा बेटा? डिकम्पोजिशन कैरिड बाय हीटिंग। सिंपल सी बात, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन और पहला प्यारा सा एग्जांपल है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के कितने नाम याद है आपको? देखिए बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने नाम याद है? इट इज ऑल्सो नोन एज लाइमस्टोन। क्या कहते हैं इसको बेटा? लाइमस्टोन। इट इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ मार्बल। याद रखेंगे आप। इट इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ चॉक पाउडर। तो बेटा ये सारी चीजें घुमा फिरा के एग्जाम में पूछ सकता है। तो याद रखना प्यारे बच्चे, जब इसको आपने हीट दे दिया भैया, हीट देते ही यहां पे बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको आप याद रखेंगे, दिस इज आइदर रिटन एज लाइम और क्विक लाइम। क्या याद रखेंगे बेटा? लाइम और क्विक लाइम। साथ में क्या होगा? शाबाश, आग को बुझाने वाली गैस प्रोड्यूस होगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी यहां पे बेटा। ये आपका देखो एक सिंगल कंपाउंड जो है वो दो डिफरेंट कंपाउंड्स में टूट गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल आपने एनसीईआरटी में इसको देखा होगा, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, राइट। इस फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के क्रिस्टल्स कैसे होते हैं? ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं बेटा। तो ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। इस 7 टाइम्स H2O को आपने एसिड बेस सॉल्ट्स में पढ़ा होगा, इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले बच्चे इसको हीट करोगे। हीट करने पे सबसे पहले क्या होगा? FeSO4 बाहर अलग, और बेटा ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स गुल, ठीक है। तो ये गुल हो गया, फरार हो गया। उसके बाद याद रखना बेटा, ये ग्रीन से क्या बनेगा? व्हाइट बनेगा। इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। और इसे क्या कहते हैं बेटा? एनहाइड्रस। क्या कहते हैं? वी कॉल इट एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। तो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट का जब आप थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे बेटा, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन जब करेंगे, याद रखना यहां पे मैं लिख रहा हूं FeSO4 का जब आप थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, यहां एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है Fe2O3, रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड। क्या है ये बेटा? फेरिक ऑक्साइड। शाबाश, दिस इज फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के साथ यहां पे दो गैसेस बन जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। और इसको करने के बाद अगर आप देखोगे ये 2 है, यहां 2 लगाते ही ये रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस होगी। ठीक है भैया। तो आई एम श्योर कि थर्मल डिकम्पोजिशन आपका बेटा क्या हो गया होगा? रिकॉल हो गया होगा। एक और एग्जांपल है, वो आप खुद से करेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। इट गिव्स व्हाट? PbO प्लस NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, जो कि होती है ब्राउन फ्यूम्स। जिसके ब्राउन फ्यूम्स होते हैं और साथ में क्या मिलेगा बेटा? ऑक्सीजन गैस होगा। तो वो रिएक्शन आप लिखेंगे और उसको बैलेंस करेंगे। एंड इफ यू आर एब्सोल्युटली राइट विद दैट, तो आप बेटा क्या करेंगे? आप नीचे कमेंट में लिखेंगे हैशटैग सर समझ आया। क्या लिखेंगे? सर समझ आया, SSA। बहुत बढ़िया। तो चलिए भैया, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या याद रखा आपने? जब हम इलेक्ट्रिकल करंट पास करेंगे, वहां पे कंपाउंड जो है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। एक बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल यहां याद रखना बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ प्योर वाटर। तो जब आप प्योर वाटर का क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मैं यहां आई लिखूंगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा यहां बनती है हाइड्रोजन गैस। क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। और साथ में क्या बनता है बेटा? ऑक्सीजन गैस। तो इसका केमिकल रिएक्शन आप याद रखेंगे बेटा, H2O लिक्विड। यहां पीछे ऊपर आई लिखूंगा, आई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल करंट। साथ में बेटा यहां लिखेंगे H2 गैस प्लस O2 गैस। सर रिएक्शन को जब बैलेंस करेंगे ना, तो हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा? यहां 2 लगाएंगे, यहां 2 लगाएंगे, रिएक्शन बैलेंस होगी। नाउ यू शुड रिमेंबर सम पॉइंट्स हियर। ये जो पर्टिकुलर थर्मल डिकम्पोजिशन, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होती है,
इसमें हम थोड़ा बहुत एसिड भी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? एसिड। एसिड क्यों ऐड करते हैं? यू शुड रिमेंबर, प्योर वाटर जो है बेटा उसकी कंडक्टिविटी कम होती है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम एसिड इसलिए ऐड करते हैं सो दैट एसिड आयनाइज होके आइंस प्रोड्यूस करे, और जो ही आइंस बनेंगे बेटा कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की बढ़ जाती है, उसकी वजह से बेटा इसका जो है डिकम्पोजिशन बढ़िया हो जाता है। अब याद क्या रखना है, ये जो हाइड्रोजन गैस है आपका, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है आपकी कैथोड पे, ऑक्सीजन गैस बनती है बेटा एनोड पे। तो इसको ऐसे याद रखना है, PaO, P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड, O फॉर ऑक्सीजन। तो ये भाई साहब याद हो गया। मतलब कैथोड पे क्या बनेगी बेटा? कैथोड पे कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। और बेटा याद रखना, यहां अक्सर पूछा जाता है कि जो कैथोड पे गैस बनती है बेटा हाइड्रोजन, उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो याद रखेंगे बेटा, अगर वॉल्यूम का रेशो पूछा या मोलर रेशो पूछा, मोल्स कितने निकलते हैं, मोलर रेशो और वॉल्यूम रेशो, तो बेटा हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का बेटा याद रखेंगे दैट इज 2:1। अगर मास का रेशो पूछा, मास रेशो पूछा हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का, देखिए बेटा हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहां बने? दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का मास कितना आएगा बेटा? 4 यूनिट्स। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना आया? 32। 4 1s are 4 8s are, that is 1:8। तो मास रेशो आप याद रखेंगे, मोल्स रेशो याद रखेंगे, वॉल्यूम रेशो याद रखेंगे, इसके बाहर यहां से सवाल नहीं आ सकता, गारंटी है। चले बेटा आगे चलते हैं। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, शाबाश। डिकम्पोजिशन कैरीड बाय सनलाइट, क्या होता है बेटा? डिकम्पोजिशन, शाबाश, कैरीड बाय यूजिंग सनलाइट। तो यहां पे आप याद रखेंगे, अगर आपके पास AgCl एक कंपाउंड होता है, उसको अगर आप सनलाइट में लेके जाते हैं, उसका डिकम्पोजिशन होता है बाय गिविंग सिल्वर, एंड साथ में यहां से बेटा क्या रिलीज होता है? क्लोरीन गैस। तो ये याद रखेंगे आप। याद रखना बेटा, ये होता है व्हाइट क्रिस्टल, एक व्हाइट सॉलिड होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्रे सब्सटेंस जो होता है बिकॉज ऑफ सिल्वर। एक और यहां पे है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, दिस इज सिल्वर क्लोराइड, दिस इज सिल्वर क्लोराइड, दिस इज सिल्वर ब्रोमाइड। व्हाट इज इट बेटा? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड का जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, दोनों के केस में बेटा क्या रिलीज हो जाता है? सर सिल्वर बाहर आएगा और साथ में यहां पे Br2 बनेगी। ये फिर से कैसा होता है बेटा? दिस इज ग्रे। और इसका कलर कैसा होता है? दिस इज येलो। याद रखेंगे आप बेटा, ये येलो होता है। तो आई एम श्योर कि यहां से आप जो है क्वेश्चन बना सकते हो। एक चीज पूछी जाती है बेटा, दिस रिएक्शन यूज्ड इन, कहां? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको ऊपर लिख देता हूं। केबी का मतलब क्या होता है? खूबसूरत बात। तो खूबसूरत बात याद रखेंगे आप, ठीक है बेटा। चलिए भाई साहब आगे चलते हैं, और नेक्स्ट जो है बेटा दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस दो तरह की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक ही एटम का डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट्स होती है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, यहां पे आप देख सकते हैं कंपाउंड लिया मैंने, किसी और सब्सटेंस का रिएक्शन कराया, इसने किसी एक को धकेल दिया, और बेटा भाई साहब इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मेट याद रखिए। अब यहां पे हमको देखने को मिलता है बेटा मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख दूंगा, चलो पहले एक डेफिनेशन लिख देता हूं। क्या होता है यहां पे? मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा बेटा? डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। किसको डिस्प्लेस करेगा बेटा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहां पे आप देख लीजिए, अगर मेरे पास जिंक मेटल है, ठीक है, इसको मैं बेटा किस में डाल रहा हूं? फेरस सल्फेट के एक्वियस सॉल्यूशन में। तो यहां बच्चे क्या होगा आप देख सकते हैं, यहां से इसको हम कहते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि आई एम श्योर आप सारे बच्चों ने याद भी कर ली होगी। तो यहां देखो बेटा, जिंक यहां पे है, आयरन यहां पे है, इसके नीचे, तो हायर वाला इस लोअर को उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहां बनेगा बेटा ZnSO4, और साथ में बेटा यहां क्या रिलीज होगा? यहां पे बनेगा आयरन डिस्प्लेस हो जाएगा। इसी तरह से आप एग्जांपल्स बना सकते हो। कोई भी ऊपर वाला मेटल जो है बेटा, उसको डिस्प्लेस अगर करना है तो वो हमेशा अपने नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मेटल्स की नहीं होती है, नॉन मेटल्स की भी होती है। नॉन मेटल में क्या आपको याद रखना है? आपको ये याद रखना है, फ्लोरीन F2 ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन
तो याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं, मैंने लिया NaBr सोडियम ब्रोमाइड का एक्वेस सॉल्यूशन, और बेटा उसके थ्रू क्या पास कर दिया, क्लोरीन गैस को पास कर दिया, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, बनेगा NaCl, और साथ में बेटा क्या बनेगा, Br2 लिक्विड। ठीक है बेटा, तो ये आप याद रखेंगे। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का एक और एग्जांपल आ गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है भाई साहब, सबसे पहले तो बताएगा आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी कि नहीं, उसके लिए क्या याद रखना है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का याद होना बहुत जरूरी है। तो क्या पता चलेगा आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से, कौन सा मेटल तगड़ा है, वो कमजोर मेटल को उसी के कंपाउंड से क्या करेगा, बेदखल कर देगा। नंबर नेक्स्ट, आपको ये एसिड बेस सॉल्ट्स में भी हेल्प करेगा टू डिटरमाइन कौन सा मेटल हाइड्रोजन गैस को एसिड से डिस्प्लेस कर सकता है, जो कि मैं आपको वहीं पे बढ़ाने वाला हूं। चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल आप याद रखेंगे। यहां पे जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम यहां पे याद रखेंगे बेटा, इनको हम कहते हैं आयन एक्सचेंज रिएक्शंस एज वेल, आयन एक्सचेंज, और वी आल्सो कॉल देम एज पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शंस। क्या कहते हैं इनको बेटा, पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शंस भी कहते हैं। तो यहां पे क्या होता है बेटा, याद रखेंगे आप, साइमल्टेनियस two atoms or groups of atoms are displaced. Groups of atoms are displaced. तो यहां जब ग्रुप्स या एक एटम या एक से ज्यादा एटम्स के ग्रुप्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यह होती कब है बेटा, याद रखेंगे आप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जब हम टू एक्वियस सॉल्यूशंस react with each other. Aqueous solution of any substance, be it a salt or a base or an acid, और जो भी होगा आपके पास, एसिड, बेस या सॉल्ट का एक्वियस सॉल्यूशन जब होगा, उनमें क्या होता है बेटा, कैटाइंस और एनाइंस क्या होते हैं, अपनी जगह को क्या करते हैं, अदला बदली हो जाती है, और उसको हम क्या नाम देते हैं भाई साहब, डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल के तौर पे एक जनरल फॉर्मेट याद रखेंगे यहां पे। देखो बेटा, जनरल फॉर्मेट ये है, ए भी एक कंपाउंड है, सी डी एक कंपाउंड है, इनके एक्वियस सॉल्यूशंस की रिएक्शन होगी। अब आप देखो यहां पे ए के साथ डी आ रहा है और सी के साथ बी आ रहा है, तो एक एग्जांपल यहां पे लेंगे। देखो बेटा, एक एग्जांपल लेंगे, अगर मैं फॉर एग्जांपल लूंगा ये वाले एग्जांपल, सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वियस प्लस बेरियम क्लोराइड, ये आपने देखा, आप सबने पढ़ा होगा कि अगर मुझे इसको स्प्लिट करना है, इसके ये सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, तो ये कैटाइन इसका बाहर आएगा बेटा, दैट इज Na+, और यहां सल्फेट बाहर आ जाएगा SO4-2, यहां आएगा Ba+2, यहां आएगा Cl-, तो होगा क्या बेटा, ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा। तो चलिए बेटा ये देख लीजिए, Na+ Cl- और बनेगा Ba+2 SO4-2, इसकी टोपी, इसके सर, 2 और 2 कैंसल, तो बना NaCl एक कंपाउंड, और साथ में बना BaSO4। क्लियरली दिस फॉलोज द अबव गिवन पैटर्न। और आपने पढ़ा बेटा ये एक प्रेसिपिटेट होता है किस तरह का, व्हाइट। तो ये एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल आप याद रखेंगे बेटा, एक और एग्जांपल आप याद रखेंगे, अगर मैं लेड नाइट्रेट का एक्वियस सॉल्यूशन ले रहा हूं और इसको बेटा पोटेशियम आयोडाइड के एक्वियस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो आपको क्या करना है, इसको तोड़ देना है। यहां बनेगा Pb+2 और यहां बनेगा NO3-1, यहां K+, यहां I-। अब कैटाइन एनाइन की अदला बदली कर दो तो आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा आपको पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 जो कि वाटर सॉल्युबल होगा, तो एक्वियस आएगा। साथ में यहां इंपॉर्टेंट है बेटा, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा जो होता है लेड आयोडाइड का, तो ये मैंने लिख दिया भाई साहब येलो। चलिए भैया, दोनों के दोनों में क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। सर एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं, बिल्कुल। देखो बेटा एक और एग्जांपल याद रखेंगे, अगर मैंने HCl का रिएक्शन कराया किसके साथ, NaOH के साथ। सर 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 ये तो मुझे दिख रहा है एसिड प्लस बेस। हाँ बेटा वही मैं पढ़ाने जा रहा हूं। HCl प्लस NaCl बनाता है, सॉरी NaOH बनाता है NaCl और H2O। सर यहां पे भी तो हो रहा है एक्सचेंज ऑफ आयंस। बिल्कुल बेटा, तो अब याद रखेंगे, चाहे आपके पास एसिड प्लस बेस का रिएक्शन हो, वो भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या आपके पास ये वाली रिएक्शन हो, दो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स का, जहां पे एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है जिसे आप प्रेसिपिटेट कहते हो, वो भी एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पर यहां इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट अब याद रखेंगे कि एवरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एवरी एसिड प्लस बेस रिएक्शन इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, बट कन्वर्स जो है बेटा वो सही
नहीं है। चलिए, अगर आप इस पॉइंट को याद भी नहीं रखते, बट ये वाला पॉइंट अगर आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में यहां से सवाल आ सकते हैं कि भाई साहब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, कितनी टाइप्स होती है, तो बेटा आप उनको जो है जरूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है बेटा उसे चलिए जी। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। आपको यहां पे सिंपली याद रखना है कि हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस होती है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। एक होती है एंडोथर्मिक, दूसरी होती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है बेटा? एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहां पे हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, और यहां पे क्या होगा बेटा? हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है बेटा, हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। तो एंडोथर्मिक में बेटा आप याद रखेंगे एग्जाम्पल जो आपने पढ़ी, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है बेटा। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आप थर्मल डिकम्पोजिशन याद रखेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स आप यहां पे दाग देंगे तो आपका काम बन जाएगा। एक्सोथर्मिक में बेटा क्या होता है? हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो यहां आप याद रखेंगे बेटा एग्जाम्पल बोर्ड के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड प्लस बेस। अब इनको लिखने का जनरल तरीका क्या होता है? देखिए, आप लिखेंगे A प्लस बी गिव्स C प्रोडक्ट, लेकिन साथ में मुझे क्या देनी पड़ी? हीट। तो मैं रिएक्टेंट साइड से क्या लिखूंगा बेटा? हीट लिखूंगा। तो ये जो है आपकी बन गई एंडोथर्मिक। लेकिन एक्सोथर्मिक में आप क्या लिखेंगे बेटा? A प्लस बी गिव्स C प्लस हीट। दैट मींस यहां जो है हीट एनर्जी रिलीज हो रही है फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड। तो आई एम श्योर कि ये चीज आपको समझ आई होगी। बस कुछ एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, जैसे एक्सोथर्मिक में आपकी कंबशन रिएक्शंस आ गई बेटा, ठीक है। कंबशन रिएक्शंस आप यहां पे डाल देंगे। कंबशन रिएक्शंस में फॉर एग्जांपल CH4 हो गया, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गैस, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O, और साथ में क्या मिलता है बेटा? हीट एंड लाइट। तो यहां आपको एनर्जी मिलती है, और यहां पे आपने एग्जांपल्स पढ़ी, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन वगैरह एंड ऑल दैट। चलिए भैया, नेक्स्ट जो है आपके पास दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? सिंपली आप याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को दो टर्म्स में आप डिस्कस करेंगे, दो तरह से आप डिसाइड करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है कि नहीं। नंबर फर्स्ट इज, अगर किसी सबस्टेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो जिस सबस्टेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है हम कहेंगे उसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नंबर फर्स्ट है यहां पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। नंबर सेकंड है, आपने पढ़ा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, आपने पढ़ा है पहले ही एग्जांपल को, इस एग्जांपल को आपने एनसीईआरटी के पहले पेज पे देखा होगा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या देता है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ व्हाट? यहां पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नंबर नेक्स्ट इज फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन गिव्स फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, तो ये भी एक एग्जांपल है किसकी? ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस की। या H2 प्लस O2 दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो यहां पे ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है बेटा, और इस एग्जांपल को हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एक दो एग्जांपल्स आप याद रख के जाएंगे, एक दो नंबर का मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है जहां पे आपको डिफाइन करके एग्जांपल्स लिखनी होती है। तो ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बट इट आल्सो मींस रिडक्शन, इट आल्सो मींस व्हाट? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्टेंस इज आल्सो टर्म्ड एज व्हाट? ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का डिकम्पोजिशन देखिए बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से आपका हाइड्रोजन और सल्फर अलग हो रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। क्यों? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह से ये वाले एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि बेटा यहां बताइए ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है। तो आप देखो इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से देखो। अगर मैं HCl को देख रहा हूं, HCl से बेटा क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, राइट? हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम HCl, और हाइड्रोजन जहां से रिमूव हो गया तो मतलब इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। वहीं पे मैंगनीज डाइऑक्साइड को देखो बेटा, MnO2 से बेटा क्या हो रहा है बेटा? ठीक है, MnO2 से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये देखो यहां ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, दैट मींस इसको क्या कहेंगे बेटा? इसकी हो रही है रिडक्शन। तो यहां पे आप याद रखेंगे, दिस इज एन एग्जांपल वेयर इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। और बच्चे, ऐसी रिएक्शंस को ही हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या कहते हैं? redox reactions where simultaneous reduction and oxidation take place. So याद रखिए बेटा, ऑक्सीडेशन की दो एग्जांपल्स, दो डेफिनेशंस। इट इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंसेस कंबाइन विथ ऑक्सीजन और wherein they lose हाइड्रोजन। तो चलिए बेटा, इसका कन्वर्स आप याद रखेंगे, वो आ जाता है आपका रिडक्शन। वहां का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, यहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो ठीक है,
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आल्सो मींस व्हाट, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया खुद ब खुद, रिडक्शन। तो पहला एग्जांपल है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का, यहां पे एग्जांपल्स आपके सामने है बेटा, हाइड्रोजन प्लस सल्फर गिव्स हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन प्लस H2S इट गिव्स HCl प्लस सल्फर। तो यहां पे आप देख सकते हो इसके साथ बेटा सल्फर के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो सल्फर की रिडक्शन हो रही है। वहीं पे यहां पे क्या हो रहा है बेटा, क्लियरली आप देख सकते हो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो क्लोरीन की क्या हो रही है, रिडक्शन। सो क्लोरीन इज बीइंग रिड्यूस्ड। ठीक है बेटा, क्लियर है। नाउ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कि आप बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। सिंपल आप याद रखेंगे, जिस भी सबस्टेंस का बेटा, जिस भी सबस्टेंस का, चलिए एक और एग्जांपल है पहले यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आप देख लीजिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सबस्टेंस। यहां पे बेटा देखो, अगर मैं कोक प्लस स्टीम का रिएक्शन लेता हूं तो यहां मुझे दो गैसेस का मिक्सचर बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, सॉरी हां हाइड्रोजन गैस, तो इसको मैं बोलता हूं वाटर गैस। रिमेंबर दिस इज नोन एज वाटर गैस। अब इस सॉरी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर आप देखेंगे बेटा, वाटर क्या हुआ, वाटर हैज बीन रिड्यूस, देख सो वहां पे देख लो, वाटर हैज बीन रिड्यूस टू हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, H2O हैज बीन रिड्यूस टू हाइड्रोजन। क्लियर हो रही है बात, क्यों, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन उड़ गया। और कार्बन का क्या हो रहा है बेटा, इट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्लियरली आप देख सकते हैं यहां दोनों की दोनों रिएक्शंस हो रही है। अब याद क्या रखना है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो गया बेटा, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हुआ, ठीक है बेटा, जिसका रिडक्शन हुआ उसको हम क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस यहां तक आपको सवाल पूछे जाते हैं, इसी के साथ आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बेटा क्या हो जाती है, कंप्लीट। अब एक छोटू सा टॉपिक है बेटा, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ, तो ये मैंने आपको बता दिया बेटा, दिस इज नथिंग बट दिस इज द सेम चीज जो पीछे आपके साथ डिस्कस की गई है, इसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा। और लास्ट टॉपिक है आपका इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स है बेटा, वन इज कोरोजन, सेकेंड इज रैंसिडिटी। कोरोजन का मतलब क्या होता है बेटा, जब 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 शाबाश, इफेक्ट्स ऑफ, तो सबसे पहले आप यहां पे याद रखेंगे बेटा, वेट ए सेकेंड, लेट मी टेक ए स्लाइड। चलिए जी, तो एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं यहां पे मैं, चलो जी। सो सबसे पहले आप याद रखेंगे कोरोजन। ठीक है बेटा, कोरोजन का मतलब क्या होता है, डिट्यूरिएशन ऑफ मेटालिक सरफेस। तो यहां पे तीन एग्जांपल्स है बेटा, एक आप याद रखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा आप याद रखेंगे टार्निशिंग ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है बेटा, टार्निशिंग ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन जो है बेटा वो कंबाइन करेगा मॉइस्चर के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, और वो क्या बनाएगा बेटा, वो बनाएगा एक ब्राउन फ्लेकी लेयर। किसकी बेटा, इसकी, इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3.X टाइम्स H2O। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रस्ट कहते हैं। सो ये एक ब्राउन फ्लेकी लेयर होती है। तो याद रखेंगे आप, पूछा जाता है एग्जाम में, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। नंबर नेक्स्ट बेटा, दैट इज इफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस। तो कॉपर बेटा क्या करता है, कॉपर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। ये रिएक्ट करेगा बेटा किसके साथ, H2O के साथ। तो यहां बेटा बनता है क्यूपरिक कार्बोनेट विच इज ए बेसिक लेयर। सो ये याद रखेंगे आप, ये होती है ग्रीनिश। कैसी होती है, ग्रीनिश। तो यहां बन जाता है बेटा बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है बेटा, तो इसकी वजह से कॉपर जो है इट लूजेस इट्स लस्टर। इसी तरह से बेटा आप याद रखेंगे, अगर सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स को आपने एक्सपोज कर दिया बेटा किसमें, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यहां बेटा बन जाता है सिल्वर सल्फाइड Ag2S, जो कि एक ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, और साथ में बेटा यहां बन जाता है
H2O। ठीक है बेटा, तो इसको आप याद रखेंगे। दीज आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ करोजन। ठीक है जी, चलिए नंबर नेक्स्ट इज योर व्हाट, दैट इज रैंसिडिटी। व्हाट इज इट बेटा? रैंसिडिटी। सो रैंसिडिटी क्या होता है? रैंसिडिटी का मतलब होता है एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जहां पे जो फूड में फैट्स और ऑयल्स होता है बेटा, उनका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्या हो जाते हैं? दे टर्न, वो खराब हो जाते हैं, उनमें फाउल स्मेल, बैड टेस्ट आ जाता है। तो अब इस रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के कुछ तरीके हैं बेटा। सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी के लिए आप याद रखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे? रेफ्रिजरेशन, पिकलिंग, या यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बेटा, जैसे आप याद रखेंगे हमारे पास होता है सोडियम बेंजोएट, एक एग्जांपल आप याद रखेंगे। BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, या आप याद रखेंगे बेटा BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम है, आप याद रखेंगे इनको, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। और साथ ही में आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, जो चिप्स होते हैं बेटा जिसको आप मार्केट से खरीदते हो, चिप्स का जो पैकेट होता है, दे आर फ्लश्ड विथ कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। याद रखेंगे बेटा, नाइट्रोजन गैस जो होती है ये एक नॉन रिएक्टिव गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, जिसको हम अपने चिप्स के पैकेट्स में फ्लश इन कर देते हैं, सो दैट ये जो चिप्स का पैकेट है बेटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, ऑक्सीडेशन होने की वजह से इसमें वो क्रिस्पीनेस खत्म ना हो जाए। तो ये था रैंसिडिटी। बट अगर आपसे क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है, जो कि ऑब्वियसली हम मेटल्स नॉन मेटल्स में डिस्कस करेंगे बेटा, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन को बेटा हम मेटल्स नॉन मेटल्स में अलग से डिस्कस करने वाले हैं। सो यहां तक बेटा आप इस चीज को याद रखेंगे। आई एम 100% श्योर कि इस क्विक सेशन में आपने इन सारी चीजों को रिवाइज करा होगा। इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, नोट्स को बनाइए। आई कैन गारंटी यू पीपल कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए बेटा इस सेशन को यहां पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।